वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। सो आज मैं बनाने वाला हूँ अपनी बाइक KTM 390 एडवेंचर का रिव्यू। सो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू सिंस मुझे इस बाइक को लेके अराउंड 1 साल हो गया है। आई हैव डन 9340 किलोमीटर्स। इट इज़ अ गुड टाइम टू मेक अ डिटेल रिव्यू ऑफ द बाइक because I have experienced everything on this, like off-road, on-road riding, highway riding, everything I have experienced on this. So but उससे पहले मुझे अभी बस पेट्रोल भरवाना है because पेट्रोल कम है इसमें, and once I get it filled and then we will talk. So while I ride towards the petrol pump, मैं आपको बस इसका ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये बाइक मैंने ली थी नवंबर 2021 में। अब मुझे 1 साल हो गया इस बाइक को लेके। So plus the price of this the bike costed me around 3.8 lakhs on road Delhi, and I had bought this bike from KTM Vasant Vihar. The delivery experience was very smooth and everything went well. Plus the places I've traveled. So I have taken this bike to Uttarakhand. I've ridden in Uttarakhand. I've taken this bike to Zanskar. I've done Ladakh on this. And in the coming months I'm actually planning to do one more ride, which will be a big one. I just wanted to give you a basic background story about this bike and what all rides I've done on this. Plus आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरा जो बाइक का लेफ़्ट वाला रेयर व्यू मिरर है वो गायब है। बिकॉज मेरी कॉलोनी में जो पार्किंग है मेरी, उधर बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं और किसी स्कूल के बच्चे ने फिडल करने की कोशिश करी होगी इसके साथ, तो इसने उसको तोड़ दिया। और वो टूटा इस तरह है कि इवन इफ आई गो टू द सर्विस सेंटर एंड ट्राई टू गेट फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी फिक्स्ड बिकॉज द स्क्रूज इनसाइड दोज होल्स हैव एक्चुअली दे आर ऑल ब्रोकन। सो वो स्क्रू जो है वो अंदर रह गया है, ऊपर का टूट गया बट वो अंदर रह गया स्क्रू, तो वो निकल नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। सो वही है कि अब मुझे जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर टू गेट इट रिप्लेस्ड। राइट वाला तो ठीक है। सो पेट्रोल इज़ फिल्ड नाउ, लेट्स गो एंड कंप्लीट दिस वीडियो। पेट्रोल पंप पे रुकते ही ना भाई लोगों के इतने सवाल होते हैं ना, बाइक कितने की है, माइलेज कितना देती है, कैमरे में क्या है, अरे बाप रे इतने सवाल क्या बोलूँ मैं। The first thing now I'll tell you is about how is it to ride this bike in traffic, in city traffic. So मैं आपको यही कहूँगा कि इस बाइक को आप सिटी ट्रैफिक में चला सकते हो, बट it prefers more of हाईवे राइडिंग। नहीं तो क्या होता है सिटी में ना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको गेयर शिफ्ट करने पड़ते हैं, और फिर क्या होता है बार बार गेयर शिफ्ट करो, फिर लो एंड में भी ज़्यादा कुछ खास इसका वो पिकअप आता नहीं है, तो बहुत झटके मारती है बाइक। सो सिटी ट्रैफिक में यू कैन राइड इट, बट देन एट द सेम टाइम you will not really feel comfortable. So that's the feedback about city riding on this bike. Now the second topic, the second thing which I would like to talk about for this bike is the seating comfort and the posture. So basically मेरी height है 6'2", I am 6 feet 2 inches tall, and to be honest this bike is very comfortable for me. जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे आर्म्स बिल्कुल comfortably सेट हैं हैंडल बार पे, and there's a slight bend in my arms also. It is not like कि मेरे पूरे आर्म्स बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म्स भी सही नहीं होते हैं बाइक पर। सो ऑलवेज आपके जो एल्बोज होनी चाहिए उसमें थोड़ा सा बेंड होना चाहिए to have a very comfortable stance. And plus सीटिंग की बात करूँ मैं, तो मैं बिल्कुल एकदम अपराइट पोजीशन है मेरी, मैं बिल्कुल भी एकदम आगे को झुका हुआ नहीं हूँ या बिल्कुल पीछे नहीं हूँ। इट्स एब्सोल्युटली अपराइट। योर बैक हैज़ टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट वाइल यू राइड, सो दैट लॉन्ग रन में आपको बैक पेन ना हो या मतलब कुछ लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम ना हो जाए बैक में। सो इसलिए आपको हमेशा यू नीड टू इंश्योर दैट योर पोस्चर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट वाइल यू राइड द बाइक। सो दैट इज़ अबाउट द सीटिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी सीट जो है, जो आगे वाली सीट है, इतनी बड़ी है कि आई कैन ईजिली आई कैन मूव फॉरवर्ड, आई कैन मूव बैक, आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ अ लॉट। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस बाइक। पिलियन सीट जो है इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज बहुत छोटी सी है, एंड प्लस थोड़ी सी वो उसमें मतलब थोड़े से उसके जो कॉन्टोर्स हैं वो ऊपर नीचे हैं। सो आई डोंट नो, मतलब ये सीट इन्होंने कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं बनाई है।
but for me it is not an issue because I don't have any pillion. I just have to load my luggage on the bike. Plus the handling. So the handling of this bike is superb. मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है ना वो ये है कि the handlebar is detached from the headlight. So ये attached नहीं headlight से, so it is very easy, very light to handle this bike. ओवरऑल इस बाइक का वेट भी बहुत कम है, तो इसलिए आसानी हो जाती है हैंडल करने में सिटी ट्रैफिक में, या आप ऑफ रोड कर रहे हो. हैंडलिंग इज सुपर्ब. एंड अगर आपने मेरा सच पास वाला वीडियो देखा है तो उसमें भी आप नोटिस करना कि मैं आराम से खड़े होकर इस बाइक पर आराम से इसको हैंडल करते हुए जा रहा हूँ. एंड आई एम जस्ट राइडिंग ऑन द ऑफ रोड टेरेन. इट इज़ सो ईजी टू राइड दिस बाइक. सो हैंडलिंग इज़ ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई विल गिव दिस बाइक 10 on 10 as far as handling is concerned. The third topic is the gearing. इस बाइक की gearing बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या how should I phrase it. So it's a very weird gearing in the sense that low end में जैसे आप second gear अगर आप 4000 RPM से कम पे चला रहे हो 390 को, तो ये बाइक कुछ इस बाइक में कुछ भी नहीं है. मतलब आपके लो एंड में फर्स्ट गियर सेकंड गियर कुछ नहीं मिलता आपको. उल्टा बाइक ना बहुत झटके मारती है. सो उसकी वजह से क्या होता है कि यूनिट ऑलवेज शिफ्ट वन गियर डाउन ऑलवेज, स्पेशली जब आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो. और कभी कभी ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है. सो गियरिंग का यही है कि मतलब इट्स लाइक दैट ओनली. एंड द मोमेंट द बाइक क्रॉसेस 4000 RPM, आप सेकंड गियर या थर्ड गियर के ऊपर हो तो लिटरली द बाइक फ्लाइज. सो या वही है इसका गियरिंग का. थोड़ा सा लगता है मुझे ना कि थोड़ा सा अगर लो एंड में कुछ टॉर्क दे देते अच्छी खासी तो आई थिंक बढ़िया रहती बाइक. बट हाँ, मुझे ऐसे कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट नहीं कि हाँ मतलब ऐसा कि इसका लो एंड में कुछ नहीं है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा बाइक में. बाइक इज़ टोटल फन. एंड गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी वेरी स्मूथ. आप चाहे अप शिफ्ट कर लो डाउन शिफ्ट कर लो, बहुत स्मूथ है इसकी शिफ्टिंग. इसमें क्विक शिफ्टर भी आता है. क्विक शिफ्टर में बेसिकली क्या है कि क्विक शिफ्टर प्लस है, तो इसमें आपके अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो आप. बट द स्मूथनेस ओनली यू विल गेट आफ्टर 4000 RPM. अगर आप अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर रहे हो यूजिंग क्विक शिफ्टर एट 4000 RPM एंड अबव, देन इट विल बी स्मूथ. अदरवाइज उससे नीचे तो मतलब करने भी नहीं चाहिए, बिकॉज गियर बॉक्स पे बहुत इम्पैक्ट होता है. और आप मेरा फीडबैक लो तो मैं तो यूज़ ही नहीं करता क्विक शिफ्टर को. तो मैं तो ये तक कहता हूँ कि अगर KTM क्विक शिफ्टर के बजाय अगर क्रूज़ कंट्रोल दे देती इस बाइक में तो दैट वुड हैव बीन बेटर. Because as a very old school biker, I'm used to using the clutch to change the gear. तो मेरे को तो मैंने 14-15 साल हो गए बाइक चला के, तो मैं तो बिल्कुल क्लच से ही गियर शिफ्ट करता हूँ. मुझे कोई शिफ्टर की आदत है ही नहीं. तो वही है कि हाँ, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि कोई शिफ्टर मैंने यूज़ किया है, बट इतना मुझे आई डोंट रियली फॉर मी पर्सनली आई डोंट रियली सी इट टू बी यूज़फुल. बाकी बहुत लोगों को लगता है कि चलो हाँ मतलब हाईवे राइडिंग के लिए कोई शिफ्टर ईजी होता है क्योंकि बार बार आपको क्लच दबाना नहीं पड़ता. नाउ द फोर्थ पॉइंट विच आई वुड लाइक टू कवर इज द फिल्टरिंग बिटवीन द ट्रैफिक. सो फिल्टरिंग विद दिस बाइक इन द ट्रैफिक इज़ सो ईजी बिकॉज ये हल्की इतनी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस बाइक को हैंडल करने में. एंड इवन इफ़ यू आर विद द लगेज, बट ओनली व्हेन यू आर विदाउट द सैडल बैग्स. अगर सैडल बैग्स हैं आपके बाइक पे तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा ट्रैफिक में. So handling in the city is very easy. You can easily cut through lanes and you don't have to think twice to filter through traffic. अब जैसे मैं अपनी पुरानी बाइक मोजो से कंपेयर करूँ ना, तो मोजो में तो क्योंकि आपको सबको पता है कि मोजो का जो फ्रंट था काफ़ी हैवी है, तो उसमें तो मुझे सोचना पड़ता था कि मैं इसको हैंडल कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. विच अल्टीमेटली आई गॉट यूज्ड टू, बट स्टिल आई हैड टू थिंक at least once before making these cuts through the traffic, especially in standstill traffic. But yes, in this bike it is very easy to filter through traffic. It's just like riding a Pulsar. So अब बात करते हैं माइलेज की. So according to me the mileage of the bike which I got is around 32 kmpl if in case I am riding on the highways, and city में इसका माइलेज है around 28 के आसपास. So that is the the mileage which I am getting. एंड इसका टैंक 40 लीटर्स का है, तो अराउंड मतलब मान लो कि 400 तक की रेंज मुझे आराम से मिल जाती है इस बाइक पे अगर मैं हाईवे पर चला रहा हूँ. या मतलब इनफैक्ट आप सरप्राइज हो जाओगे, मैं लद्दाख जब गया था अभी तो उधर भी मुझे अराउंड 30, उधर तो मुझे 37 का माइलेज मिला. आई डिड दिस कारगिल टू लेह वाला रूट,
उस पर आई थिंक अराउंड 5.5 लीटर या 5 लीटर का फ्यूल कंज्यूम हुआ था। एंड आई हैड रीच्ड ले फ्रॉम कारगिल। सो कारगिल टू ले इज़ अराउंड 230 किलोमीटर्स। सो काफ़ी अच्छी माइलेज मिली थी मुझे। बट येस, इफ़ आई कंपेयर दिस टू द ड्यूक 390 माइलेज, मैन ड्यूक 390 की माइलेज तो बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब है। वो तो 25 से ऊपर देती ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो आप। पता नहीं अभी BS6 वाली वर्जन में शायद हो सकता है कि ये अच्छी माइलेज देती हो। बट मैंने ड्यूक 390 जो सबसे पुराना वर्जन था ना, तो 2013 वाला था मॉडल, वो चलाया था मैंने बैंगलोर में 1 महीने के लिए। और उसमें आई गॉट अराउंड लाइक 22 kmpl मैक्स टू मैक्स। सो लिटरली मतलब पेट्रोल ऐसे पीती थी जैसे गर्मी में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वैसे। आई वॉज सरप्राइज, यू नो, एडवेंचर 390 इतना अच्छा माइलेज दे रही है। सो एनीवेज, माइलेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड ऑल्सो, कि आप ज़्यादा क्लच यूज़ करते हो, ज़्यादा थ्रॉटल देते हो, या 100 से ऊपर ही चलाते हो। ऑप्टिमम जो माइलेज मिलेगी आपको, वो मिलेगी अराउंड 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, जब आप छठे गियर में हो। दैट इज़ द स्वीट स्पॉट व्हेन यू विल गेट द मैक्सिमम माइलेज। अगर आप जैसे ही आप 100 से ऊपर गए, 110, 120, 130 पे, तो माइलेज एकदम ड्रॉप करती है इसकी। एंड मोर ओवर आई यू नो पर्सनली आई यूज़ द फुल टैंक मेथड टू यू नो कैलकुलेट माइलेज। मैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता हूँ। दिस इज़ जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। एक और चीज़ है इसमें कि इसका जो माइलेज दिखाता है स्क्रीन पे और जो रियल वर्ल्ड माइलेज है, उसमें ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस इज़ ऑल्सो ट्रस्टवर्दी, बट येस, as a foolproof method, I use the full tank method only to measure the mileage on any bike. So ये थी कहानी माइलेज की इस बाइक की। So the next topic is the bike suspension. फ्रंट में आता है USD forks, WB Apex, एंड रेयर में आता है मोनोशॉक, WB Apex। अगर मैं फीडबैक की बात करूँ सस्पेंशन की, so I think this is quite comfortable. I will not say it is soft, बिकॉज नाम बाइक का एडवेंचर है, बट एक्चुअल में उन्होंने एडवेंचर जैसी बाइक बनाई नहीं है। इट इज़ ओके फॉर सॉफ्ट ऑफ रोडिंग, वेर यू नो व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ टूर एंड सडनली यू फेस दैट रोड ख़त्म हो गई, रोड ख़राब मिल गई, तो उसके लिए ठीक है। बट इफ़ इन केस यू आर अ हार्ड कोर ऑफ रोडर, एज इन यू नो यू लाइक टू डू ट्रेल्स एंड ऑल दैट स्टफ, सो आई विल पर्सनली सजेस्ट दैट आप ऐसी बाइक लो जिसमें लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन हो, मतलब जिसमें ज़्यादा ट्रैवल हो सस्पेंशन का। सो कम्फर्ट वाइज सस्पेंशन इज़ गुड। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ज़ांस्कर राइड कर ली है, जो ज़ांस्कर में कम से कम 200 किलोमीटर तो ऑफ रोड करा है हम लोगों ने। तो उसमें तो मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुई कि मुझे लगा कि नहीं यार अपनी राइड हो पाएगी। सो सस्पेंशन वाइज इट इज़ फाइन। और सस्पेंशन थोड़ा हार्ड होना भी ज़रूरी है, बिकॉज यू नो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो क्या होता है, यू फील वेरी बाउंसी, तो सकता है बाइक उछल रही है हवा में, तो वो भी कभी कभी होता है। For me, suspension is okay, since I am not a I don't really like to do off-roading। ज़बरदस्ती मुझे कहीं बाइक को घुसाने का मन नहीं करता कि मैं जाके ट्रेल में जाऊँ या कहीं जाके ऑफ-रोडिंग करूँ, मुझे वो शौक़ नहीं है। मुझे टूरिंग का शौक़ है। तो टूरिंग के हिसाब से तो आप मतलब टूरिंग में तो ये होता है कि 80% आप रोड पे चलाते हो एंड 20% और मे बी 10-15% ही ऑफ-रोड होता है, गिवन दैट यू नो आजकल रोड्स काफ़ी अच्छी हो गई है इंडिया में। So according to me, suspension is totally fine. There is no issue with that. And ये कभी bottom out नहीं होता. I don't know if in case you are riding with a pillion, maybe that time it might bottom out. But as far as you know, as single rider with luggage is concerned, ये bottom out नहीं हुआ मेरा suspension तो इस बाइक का suspension. So basically on a scale of 10, I will rate the suspension at 8. Next topic, vibrations. Okay. So I'll be very honest with you. This bike does have vibrations, but it is not that unsettling और ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हो रहा है या मतलब दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बट हाँ, बजिंग काफ़ी रहती है, मतलब बजिंग कभी फुट पैक्स पे रहती है। हैंडल बार पे इतनी बजिंग नहीं होती है, बट फुट पैक्स पे तो फॉर श्योर होती है, बस होता है। एंड वाइब्रेशन आर देयर। So if in case you are coming from a bike like Yamaha or Honda, so be very mindful. I would suggest कि आप एक बार टेस्ट राइड ले लो बाइक की, एंड देन यू डिसाइड कि आपको ये बाइक लेनी है नहीं लेनी। बिकॉज क्या होता है कि ऐसे कस्टमर्स जो ये KTM पे स्विच होते हैं एंड सडनली दे फील द वाइब्रेशन एंड देन दे स्टार्ट कंप्लेनिंग कि यार वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें। तो अगर आप बजाज के कस्टमर हो ऑलरेडी, तो आप यू आर यूज टू दैट वाइब्रेशंस। ओके,
बिकॉज मैंने बजाज पल्सर 10 साल चलाई है, तो मुझे पता है कि ये टिपिकल बजाज ही है, बट वो बहुत ज़्यादा इतनी भी नहीं है। मतलब अब जैसे मैं अभी 4000 आरपीएम के ऊपर चला रहा हूँ तो मुझे इतनी फील नहीं हो रही है, बट जैसे ही मैं उसके नीचे जाऊँगा ना तो 3000 आरपीएम के आसपास तब मुझे वाइब्रेशंस फील होती हैं। सो बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बिल्कुल स्मूथ बाइक है, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत वीडियोज़ में देखा है लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। सो फॉर मी वाइब्रेशंस आर देयर, बट येस you know the power of this bike really compensates for that vibration also. तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी वाइब्रेशन है। बट अगर आप इस बाइक को लेने का सोच रहे हो तो एक बार आप टेस्ट राइड ले लो, इसमें देख लो कि कितनी वाइब्रेशंस हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट राइड व्हीकल ऐसे हो कि आपको बाइक मिले जो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी मेंटेन ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। सो मे बी आई सजेस्ट कि आप किसी फ्रेंड की बाइक चलाओ जिसने अच्छी से मेंटेन कर रखी हो, then you probably decide to whether you want to buy this bike or not. But yes, test ride is very very important to make a very sound judgment about your purchase decision. और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो इसका आगे का जो हेडलाइट का असेंबली है ना, ये भी कभी कभी ना वाइब्रेशन में ऐसे वाइब्रेट करता है ऐसे। तो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। तो पहले तो लगा कि कुछ लूज़ है, तो मैंने आइलैंड की से कुछ स्क्रूज के टाइट करे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने KTM सर्विस सेंटर पर जाके पूछा तो मैकेनिक सेड सर ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही है। तो मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही होगा। तो दिस इज़ इफ़ यू आर बाइंग दिस बाइक इफ इन केस यू आर सरप्राइज, यू गेट सरप्राइज कि ये हिल क्यों रहा है, ये ऐसे ही है। तो दैट इज़ वेरी फनी। एनीवेज, सो यही है वाइब्रेशंस की कहानी। नाउ आई विल टॉक अबाउट स्पीड एंड कंट्रोल। मतलब 390 सीसी इंजन है, 44 bhp है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इन क्लास इंजन एज फार एज पावर इज़ कंसर्न। जैसे ही आप 4000 आरपीएम के ऊपर जाते हो, स्पेशली जब आप 5वें या 6ठे गियर में हो, जैसे आप 4000 आरपीएम के ऊपर जाओगे ना, मतलब लिटरली बाइक बन जाती है रॉकेट। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि बाइक नीचे से निकल जाएगी, इतनी पावर है बाइक में। और जैसे देख रहा हूँ मैं 5वें गियर में हूँ, मेरा स्पीड बाइक एकदम पकड़ ली स्पीड इसने, देखो। तो देखो अभी 100 पे पहुँच गया हूँ मैं। स्पीड इज़ वेरी वेरी द पावर इज़ एक्सीलेंट, पावर डिलीवरी बहुत सही है। इट इज़ जस्ट दैट जब जैसे ही आपका जो रेफ बैंड 3000 से आरपीएम के नीचे जाता है ना, तब ये बाइक खड़खड़ करने लग जाती है। तो उसमें कुछ नहीं है, लो एंड में कुछ नहीं है। इट्स मिड रेंज इज़ गुड एंड टॉप एंड इज़ वेरी गुड। सो उसमें ये बाइक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्म करती है, और उसी रेफ बैंड में आपको माइलेज मिलेगी। तो यही है स्पीड के बारे में एंड पावर के बारे में। एंड प्लस बहुत लोगों ने बोला कि लो एंड का इशू है, मतलब मैंने नोटिस किया था, ये तो लो एंड का था ही इशू। बट सरप्राइजिंगली जब मैं पहाड़ों में गया, काफ़ी कम सेकंड गियर पे चला रहा हूँ, ऊंचे गियर पे चला रहा हूँ और कम आरपीएम पे, तो हो सकता है बाइक स्टॉल हो जाए, बट बाइक स्टॉल नहीं हुई सरप्राइजिंगली। तो कहीं भी स्टॉल नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने सैडलिंग जब कर रहा था तो मैंने बस बाइक को सेकंड गियर में डाला, डाउन हिल में सेकंड गियर में डाला एंड क्लच छोड़ दिया, तो बाइक बंद नहीं हुई, आराम से चलती रही। और बहुत जगहों पर जहाँ पर हेयर पिन बैंड थे ना, वहाँ तो मैंने फर्स्ट गियर में यूज़ किया है और फर्स्ट गियर में आराम से चढ़ गई बाइक। तो पता नहीं, आई मीन इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम नॉट श्योर बाकी लोगों का क्या है फंडा। बट मेरे केस में बाइक कहीं भी स्टॉल नहीं हुई। और बट हाँ, वो जब अगर आप कुछ ज़्यादा ही हायर गियर में होते हो और आरपीएम कम है, तो फिर तो बाइक बहुत ज़्यादा खड़ करती है, चेन में से काफ़ी आवाज़ आती है। स्पीड तो लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत डेंजरस बाइक है। अगर आप यूज़ तो नहीं हो ना और आपकी पहली बाइक है ये, तो आई सजेस्ट कि आप एक बार ना इसको आराम से चलाओ, आपको इसको जानो, समझो, सीखो, तभी आप इस बाइक को मतलब प्रॉपरली आप टूरिंग वूरिंग के लिए यूज़ करो। अदरवाइज़ आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इस बाइक को लो, मतलब ये बहुत डेंजरस बाइक है। ड्यूक के लेवल का पावर है इसका, बिल्कुल ड्यूक 390 जितना पावर है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंजन वही ड्यूक का इंजन उठा के इसमें डाल दिए, बस चैसी थोड़ी सी बदलती है टू सूट द टूरिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। एंड थ्रॉटल जो है इसका बिल्कुल भी मतलब इट्स अ राइड बाय वायर, तो इसमें बेसिकली वायर नहीं है, देयर इज़ नो एक्सीलरेटर वायर इन दिस, इट्स अ सेंसर बेस्ड थ्रॉटल। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज हल्का सा भी इसका थ्रॉटल ज़्यादा तेज़ घुमाते हो ना तो बाइक एकदम फ्लाई करती है। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द रेयर व्यू मिरर्स।
सो रेयर व्यू मिरर इसके ना मुझे ज़्यादा कुछ खास लगे नहीं, बहुत व्यू का जो पूरा जो व्यू है इसका ना वो बहुत कम है। और बताऊँ क्या होता है, ज़्यादा जब स्पीड होती है बाइक की तो विंड प्रेशर में क्या होता है कि अंदर को फोल्ड हो जाते हैं इसके रेयर व्यू मिरर्स, तो बहुत ही विजिबिलिटी का तो बहुत ज़्यादा इशू है मुझे तो पर्सनली, मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसमें। सो आई हैव रिसर्च्ड फॉर द ऑप्शंस ऑल्सो, जैसे डबल टेक के मिरर्स आते हैं। डबल टेक एक्चुअली मिरर जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, 15,000 का एक पेयर आता है। रेयर व्यू मिरर्स ओके हैं, ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई विल रेट इट लाइक 5 मैक्स। परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास लगी नहीं है, तो लेट मी सी, आई विल सी अदर ऑप्शन ऑल्सो इफ इनकेस कुछ लगता है मुझे कि हाँ चलो ये बढ़िया मिरर है, इसको लगाते हैं, सो आई माइट चेंज। और इसमें एक और दिक्कत होती है कि ना कभी कभी क्या होता है कि इसके रेयर व्यू मिरर लूज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और हिलते रहते हैं ऐसे, तो लूज़ होने के बाद फिर उनको बार बार टाइट करो। So before I stop and tell you more about this bike, I will talk about one more topic, that is the braking part. So braking इस बाइक में मुझे ठीक लगी, मतलब जितना मुझे एक्सपेक्टेड था ना कि जो ड्यूक 390 की ब्रेकिंग थी वो ऐसी ब्रेकिंग नहीं है। और स्पेशली फ्रंट में ना मेरे को थोड़ा सा स्पॉन्जी फीलिंग आती है। सो इट्स नॉट रियली वो होता है ना कि एकदम से जो ब्रेक लगती है तो स्लो हो जाती है बाइक, वैसा नहीं फील आता, बहुत स्पॉन्जी फीलिंग आती है मुझे इसमें। तो ब्रेक्स कुड हैव बीन KTM कुड हैव वर्कड मोर ऑन द ब्रेक्स पार्ट, एंड रेयर वाला ब्रेक तो ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि सिंस ज़्यादा ब्रेकिंग आगे वाले उससे होती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है ना थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे KTM वाले इस पर। बट हाँ, ओवरऑल ब्रेकिंग इज़ फाइन। अगर आप मुझे पूछो तो मैं तो इसको रेट करूँगा अराउंड ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई विल रेट इट एज 7। सो अब इसको मैं ट्रैक वैक पे तो टेस्ट करता नहीं हूँ, तो जो मुझे पता लगे असली परफॉर्मेंस इसकी, बट हाँ वैसे ठीक है, डिसेंट है ब्रेकिंग इसकी। देखता हूँ, आई विल सी इफ इन केस आई कैन गेट बेटर ब्रेक पैड्स लाइक एन EBC ब्रेक पैड और सम अदर हाई परफॉर्मेंस ब्रेक पैड्स फॉर दिस। बट हाँ, अगर टूरिंग की बात करें उस हिसाब से ब्रेकिंग ठीक है, एज लॉन्ग एज आप अपनी लिमिट पे चला रहे हो। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हम 160 की स्पीड में चला रहे हैं, सडनली हम ब्रेक मारते तो रुक जाएगी बाइक, ऐसा नहीं होता। ओवरऑल ABS ऑल्सो परफॉर्म्स वेल, ABS बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इसका। चलो जगह आगे आप देखते हैं, कहीं पर कुछ खुली जगह ढूंढते हैं, वहाँ पर बाइक खड़ी करके बाइक के बारे में आपको और थोड़ा बताता हूँ मैं। टॉकिंग अबाउट सैडलिंग ऑन दिस बाइक, सैडलिंग इफ इन केस यू आर टॉल लाइक 5'10", 5'11" से ऊपर हो आप, तो फिर सैडलिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, बिकॉज ना पोस्चर बहुत ही वेट बन जाता है, आप बिल्कुल आगे को झुके हुए होते हो, और स्पेशली मैं 6'2" हूँ तो मेरे को तो और ज़्यादा वेट लगता है। बट मैंने तब भी सैडलिंग करी थी विदाउट द हैंडल बार राइजर्स, सो आई वॉज एबल टू कंट्रोल द बाइक वेरी ईजिली, बिकॉज वो वेट का फैक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वेट इतना इसका कम है तो इसलिए आप इजीली हैंडल कर लोगे। अगर आप भारी एडवेंचर बाइक पे कहीं पे आप हिमालयन पे अगर आप सैडलिंग कर रहे हो और आपके हैंडल बार आपके आर्म स्ट्रेट नहीं है ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो अभी मैंने आपसे बात करी थी बाइक चलाते, और अभी मैं आ गया हूँ लेपर्ड ट्रेल, जहाँ पे मैं आराम से आपको बाकी चीज़ें बाइक के बारे में बताऊँगा, बेसिकली दिखाना ज़रूरी भी हैं, सो दैट आप उस चीज़ को समझ पाओ। सो अगला टॉपिक है हेडलाइट। सो हेडलाइट इसकी जो है बाइक की स्ट्रॉन्ग इनफ है, अगर आप रात को भी बाइक चला रहे हो तो विजिबिलिटी ठीक है। तो बट हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप रात को बाइक चला रहे हो तो विजिबिलिटी में जो साइड जो होता है ना, आपके जो साइड का जो हेडलाइट का जो थ्रो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, बट अदरवाइज़ इन हाई बीम ऑल्सो इट इज़ क्वाइट गुड। बिकॉज आप नोटिस करना कि मेरे बाइक पे कहीं भी मैंने ना जो आफ्टर मार्केट लाइट्स होती हैं वो नहीं लगवाई हैं, बिकॉज आजकल वैसे भी पुलिस का काफ़ी ये लोग चालान काट रहे हैं लोगों का। बिकॉज मैं खुद ही बहुत कम चलाता हूँ रात के टाइम पे, अनलेस अनटिल मुझे काफ़ी लेट हो गया है, विच हैपन्स वेरी रेयरली। अगर 10 राइड करूँगा 10 में से 1-2 राइड होंगी जिसमें मुझे एक्चुअल में मतलब रात को मैं चलाता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी दिस लाइट इज़ एडिक्वेट इनफ फॉर योर touring. नेक्स्ट इज़ द हीटिंग ऑफ दिस बाइक। सो इस बाइक में मैंने समर्स में चलाई थी बाइक मैंने, तो हीट होती है, ऐसा नहीं कि हीट नहीं होती, बिकॉज अल्टीमेटली ड्यूक 390 का इंजन है। सो दिस इज़ द रेडिएटर। सो द रेडिएटर हैज़ 2 फैंस। सो 2 फैन के होने की वजह से ना कूलिंग काफ़ी इसकी इफेक्टिव और एफिशिएंट है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है मुझे व्हेन द रेडिएटर फैन रन्स, बिकॉज इसका थ्रो भी ठीक है एंड कंपेयर टू द ओल्ड ड्यूक 390। नेक्स्ट इज़ द टायर्स। दिस बाइक कम्स विद स्टॉक Metzeler Tourance टायर्स। सो आगे का जो टायर है वो है 19 इंचज़ का,
और पीछे का टायर है आई थिंक इट इज़ 17 इंचज़ का टायर. सो दिस टायर इज़ एक्सेलेंट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग. आप ऑफ रोड में चलाओगे या फिर आप ऑन रोड भी बाइक को चला रहे हो तो ग्रिप काफ़ी अच्छी है. बोथ ड्राई ग्रिप एंड प्लस वेट ग्रिप ऑल्सो. तो आपको बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस आता है कि बाइक को आप इवन आप थ्रॉटल भी दोगे तो कुछ नहीं होता है, इसको बिल्कुल स्टेबल रहती है. इट इज़ जस्ट बिकॉज द टायर्स एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टायर, सस्पेंशन प्लस द हैंडल बार. बिकॉज बहुत बाइकों में देखा होगा आपने हैंडल बार जो है हेडलाइट से अटैच होता है, तो उससे क्या होता है कि पूरा हेडलाइट का जो वेट है वो हैंडल बार पे आता है, उससे भी हैंडलिंग काफ़ी इम्पैक्ट होती है. सो जो इस केस में नहीं है, विच मेक्स द बाइक अ वेरी वेरी गुड हैंडलर. और अभी भी मैंने मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने 9300 किलोमीटर चला ली है बाइक. सो अभी भी टायर में काफ़ी लाइफ बची है. So this tire according to me can go around for around 5,000 more. If in case you are planning to buy the Metzeler Tourance tire, this pair will cost you around 15,000 rupees. It is not very cheap. Since it's the best this bike can get, so I think I will always suggest to buy this tire only. Unless until आपको budget constraints हो तो फिर तो आपको बाकी ब्रांड्स के साथ जाना पड़ेगा. But इसके stock tires are awesome. इसमें मुझे आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी कि जब मैं ले गया था तो बीच में क्या हुआ था कि जब मैं आई थिंक ज़ांस्कार में था, आई हैड रीच्ड पदुम. सो उधर मैंने नोटिस किया था कि इसका इंजन ऑयल लेवल ना थोड़ा सा कम हो गया है. इसमें मुझे पैनिक हुआ तो मुझे लगा कि यार ऑयल क्यों कम हो रहा है, कहीं से लीकेज तो नहीं. लीकेज का भी चेक किया, लीकेज भी नहीं मिला मुझे. सो देन आई डिसाइड वंस आई रीच ले देन आई कैन आई विल गेट द ऑयल टॉप्ड अप. सो लेह में एक्चुअली KTM का सपोर्ट अब स्टार्ट हो गया है. सो वहाँ पर मैंने ऑयल टॉप अप करवा लिया था. एंड येस, सो एक ये चीज़ थी कि मुझे ना ऑयल लेवल थोड़ा कम होता है इसमें. तो मुझे KTM वाले ने बताया था कि एवरी 1500 किलोमीटर्स देयर इज़ अ इवेपोरेशन ऑफ अराउंड 200 to 300 ml of engine oil, which is not alarming. But yes, as a owner of this bike, you need to always check the oil level. ऐसा नहीं आप, you cannot leave it to कि देख लेंगे चलेगा. You cannot take this for granted. So plus the coolant level, you have to always check the coolant level, you have to always check the oil level of this bike. So now I will talk about the luggage carrying capacity of the bike. So basically to carry luggage मैंने पीछे सैडल स्टेज लगवाए थे. These are from Motoren. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लो वो वाला कि मैंने क्या क्या एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल करवाई हैं. एंड Motoren का मैंने सैडल स्टे प्लस टॉप रैक लगवाया है. तो दिस इज़ टू इंश्योर कि मतलब अगर मेरे पास सैडल बैग्स हो तो मैं सैडल बैग कैरी कर सकूँ. एंड कोई टॉप बॉक्स लगाना हो या मुझे कोई डफल बैग कैरी करना हो तो मैं इसके लिए टॉप प्लेट लगवाई है यहाँ पे. टैंक इसका जो है ना वो फाइबर प्लास्टिक का है, तो इसमें आप मैग्नेटिक टैंक बैग यूज़ नहीं कर सकते. इसमें आपको स्ट्रैप वाला बैग यूज़ करना पड़ेगा, नॉन मैग्नेटिक. सो उसमें मैंने यूज़ किया था, मैंने वो वीडियो बनाई थी. बट उसमें ये है कि वो बहुत ज़्यादा मूव करता है लेफ़्ट राइट. सो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको इस बाइक पे टूरिंग करनी है तो आई सजेस्ट कि आप पूरा सामान पीछे रखो, टैंक बैग मत यूज़ करो. बिकॉज इसका टैंक का शेप देखोगे बहुत ही यूनिक शेप है इसका. एंड इस पर कोई भी टैंक बैग को लोड करना आसान नहीं है. अनलेस अनटिल आप यू गो फॉर हायर ब्रांड्स लाइक वेरी एलीट ब्रांड्स लाइक जीवी का एक आता है जिसमें ना इस पर लॉक लग जाता है इस टैंक कवर पे. यू कैन जस्ट पुट द बैग, बट दैट इज़ अराउंड 15,000 रुपीज़. दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. सो मेरे को तो भाई इतना खर्चा नहीं करना है एक सिर्फ सिंपल टैंक बैग पे. So I have now decided after the Ladakh ride I have decided to carry all my luggage on the rear. तो उसके लिए मैंने सैडल बैग का परचेज भी प्लान किया है. सो लेट्स सी मैं कौन सा सैडल बैग लेता हूँ. सो लगेज कैरिंग कैपेसिटी डिसेंट है. इन द एब्सेंस ऑफ टैंक बैग यू कैन ईदर यू कैन यूज़ अ हैंडल बार बैग और यू कैन जस्ट पुट योर लगेज बिहाइंड. सो यही आप कर सकते हो. थोड़ा सा लिमिटेड लगता है मुझे कंपेयर टू माई मोजो. Next thing I wanted to cover is the bash plate. This is the stock bash plate which I'm using from the company. So ये ठीक है, मतलब परफॉर्म अच्छा कर लेती है. I have not used any aftermarket option. So एक बार ये बाइक नीचे से लगी थी बट कोई डैमेज नहीं हुआ, बट इट टुक द डैमेज. सो आई थिंक स्टॉक इज़ गुड इनफ. इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है कि आप आराम से यू कैन राइड एनीवेयर यू वांट विद द लगेज. सो इतना इशू नहीं होता है. अब मैं बात करने वाला हूँ फाइनली इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में. तो क्विक शिफ्टर जो था वो मुझे ना बहुत ज़्यादा जर्किंग देता था. तो देन मैं सर्विस सेंटर पे गया एंड आई देन गॉट द सेंसर चेंज्ड. सेंसर चेंज होने के बाद ना जर्क्स ख़त्म हो गए थे बिल्कुल. एंड देन सेकंड प्रॉब्लम विच हैपेंड वाज देन इसका जो फ्यूल पम्प था वो 4,400 किलोमीटर्स पे इट गॉट फिनिश्ड.
So I had to get the vehicle towed to the service center, and then they changed the fuel pump in warranty. उसके बाद क्या हुआ कि वो कोल्ड स्टार्ट के होने शुरू हो गए, कि मतलब मॉर्निंग में पहले स्टार्ट होती थी, 2-3 बार क्रैंक करने के बाद स्टार्ट होती थी बाइक। तो मैंने वो रिपोर्ट किया KTM को, दे चेंज द फ्यूल, पता नहीं उन्होंने फ्यूल इंजेक्टर चेंज किया, फ्यूल का स्पार्क प्लग चेंज किया, सब ट्राई कर लिया, बट अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ इन लोगों से। Then finally I went to KTM Faridabad. So then they said that there is a compression का कुछ issue है. So they give them 1 week. I gave them 1 week. I said that you take time, and but मेरा issue fix कर दो आप। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि इन्होंने then they in warranty itself they said that there's some issue with the camshaft itself. So they opened the head, checked the valves, and they replaced the camshaft in warranty. So सब उन्होंने वारंटी चेंज किया। उसके बाद से मुझे ये इशू आना बंद हो गया कोल्ड स्टार्ट का, एंड बाइक नहीं बंद होती कहीं पर भी, तो वो इशू अब ख़त्म हो गया है। सो दीज आर द इशूज़ विच आई फेस्ड। टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को कुछ भी इशू नहीं हुआ। बहुत अच्छी बाइक है, बहुत परफेक्ट है। दिस बाइक इज़ नॉट परफेक्ट, इसमें कमियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छी बातें तो सब करते हैं, बट हाँ, मतलब जो ओनर्स एक्चुअल में फेस करते हैं वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। अगला टॉपिक है द सर्विस कॉस्ट। तो अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ, तो जो फ्री सर्विस है KTM 390 एडवेंचर की, वो पड़ती है अराउंड 2100 रुपीज़। दैट इंक्लूड्स इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एंड लाइक क्लीनिंग, चेन ल्यूब एंड क्लीन बेसिक स्टफ। एंड आफ्टर दैट इफ़ आई टॉक अबाउट द पेड सर्विस, सो अब अगर आप उसमें 1000 रुपीज़ की लेबर ऐड करोगे, तो अराउंड आपको पड़ जाएगी, पर सर्विस पड़ेगा आपको अराउंड 3500 रुपीज़। एंड सर्विस इंटरवल इसका है 7500 किलोमीटर्स। बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि ना आप इसकी सर्विस करवा लो 5000 किलोमीटर के आसपास, बिकॉज जो ऑयल है ना वो इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है, बिकॉज इसका जो कंप्रेशन है इंजन का बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रेस में चलता है इंजन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसका ऑयल चेंज 5500 किलोमीटर्स के आसपास करवा लो, सो दैट द इंजन लाइफ इज़ मोर एंड एवरीथिंग इज़ फाइन इन द इंजन, कोई इशू ना हो बाद में। सो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि ना ये बाइक जो है ये इट्स अ वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज ये आती है अराउंड 4 लाख के ब्रैकेट में। और अगर आप इसके ऊपर के ब्रैकेट्स की बात करोगे ना, जैसे आप अगर इन केस यू प्लान टू बाय अ 650, तो 650 में क्या है कि वो ट्विन सिलेंडर इंजन है, एंड द मोमेंट यू टॉक अबाउट 650 द प्राइस रेंज गोज अबव 6 लाख। सो 4 लाख से तो 6.5 लाख का ब्रैकेट के बीच में ना कुछ भी नहीं है। जो प्रॉपर टूरिंग बाइक्स में अगर देखा जाए, तो उसमें सबसे जो पॉकेट फ्रेंडली बाइक बैठती है वो यही बैठती है। इसलिए ये मतलब मार्केट में काफ़ी मतलब हॉट सेलिंग बाइक है। एंड पर्सनली आई फील दैट इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू डू टूरिंग, ओनली टूरिंग, so then I'll suggest you buy this bike. And if in case you have a budget of 4 lakhs, you buy this bike. It will give you trouble. It might or it might not give you troubles, but then this is the the most pocket friendly affordable bike in the market right now. And performance wise बहुत बढ़िया है। 390cc इनका इंजन है, स्पीड अच्छी खासी है। आप आराम से मतलब दिन भर 100 किलोमीटर के स्पीड भी चला सकते हो, 140 भी चला सकते हो, 130 भी चला सकते हो, 90 भी चला सकते हो। तो उस मामले में ये बाइक बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट वेट बाइक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस बाइक को लेने का सोच रहे हो, सो आप डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप एक बार जाके KTM शोरूम पे टेस्ट राइड ले लो, बिकॉज टेस्ट राइड से ही पता लगता है कि बाइक कैसी मतलब लगेगी, या मतलब कैसी बिहेव कर रही है, एंड कैसा आपको सूट कर रही है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट हाइट के बंदे भी इस बाइक को चलाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, बिकॉज हाइट ज़्यादा नहीं है उनकी, एंड प्लस पैर नीचे टच नहीं होते हैं। तो वो फैक्टर भी है कि आपको एक ज़रूरी है कि आपको टेस्ट राइड लेनी चाहिए। और बाकी तो ओवरऑल बाइक बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर थिंग इज़ दैट आई ऑल्सो हैव अ इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स, बिकॉज वहाँ पर मैं फोटोग्राफ्स डालता रहता हूँ, स्टोरीज पोस्ट करता हूँ। इन केस यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको लगता है कि आपका मेरा वीडियो ये है वैल्यूबल है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, so that we can make this video interactive and engaging at the same time, because बहुत लोगों को questions भी होंगे इस पे। So yep, so I'll see you guys in the next video.